मान्य पदार्थ, मान्य अध्यात्म, श्री जसवंत सिंह गुर्जर, संख्या 175। अध्यक्ष महोदय, पाठ संख्या 1, धौलपुर जिले में कुल 6215 शस्त्र अनुज्ञा धारक हैं। उक्त में से रद्द किए गए 442 लाइसेंसों का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है। धौलपुर 93, बाड़ी 47, बसड़ी 16, राजाखेड़ा 64, सिपो 41। अनुज्ञा पत्रधारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज होने के कारण धौलपुर में 32, बाड़ी में 74, बसड़ी में 20, राजाखेड़ा में 31, सिपो में 24। इस प्रकार कुल 442 लाइसेंसों को निरस्त किए, जिसका विवरण इस प्रकार है। भाग संख्या 2, जी हाँ, जिले के उपखंड बाड़ी में 100 लाइसेंस धारियों के हथियार पुलिस द्वारा जमा कराए गए हैं। गत 5 वर्षों में जमा हथियारों का विवरण निम्न प्रकार है। अनुज्ञाधारियों की मृत्यु के कारण 41, अनुज्ञा पत्र निरस्त होने के कारण 9, न्यायालय एसडी एडीजे धौलपुर के आदेश से 1, दीमापुर नागाखेड़ा के सत्यापन रिपोर्ट न आने के कारण 41। द्वारा स्वेच्छा से हथियार जमा कराने के कारण 6, विभिन्न थानों में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन मुकदमे दर्ज होने तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून व्यवस्था व लोक शांति भंग करने के आदेश के कारण 29 सूची परिचय से संलग्न है। बात संख्या 3, जिन लाइसेंसधारियों के हथियार पूर्व में जब्त किए गए हैं उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण नहीं होने बाबत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने तथा अनुज्ञाधारी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुज्ञा पत्र जारी लौटाए जाने की कार्रवाई की जाती है। भाग संख्या 4, जिन लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई या अंधे हो गए हैं उनके वारिसों द्वारा शस्त्र हस्तांतरण हेतु आवेदन पर आवेदक की पात्रता रखने पर एवं आवेदन पत्र के गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। बात संख्या 5, वर्ष 99-2000 एवं 2000-2001 में कुल 103 लाइसेंस जारी किए गए हैं। सूची परिचित ग एवं ग में संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यह सही है बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जिन व्यक्तियों के कुछ आर्म्स लाइसेंस विधानसभा, लोकसभा एवं पंचायत के चुनाव के दौरान जिन जमा किए थे वो आज तक क्यों नहीं लौटाए, और ऐसे कितने लाइसेंसों की संख्या है जिनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं पाया गया और उसके बावजूद आज तक नहीं लौटाए।
दूसरा ये क्या ये कुछ लाइसेंस डाली जिनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हुआ था तथा विचारण के पश्चात वो उस केस में बरी हो गए और उसके बाद में उन्होंने सक्षम अधिकारी को वो नकल पेश की, दरखास्त दी वापसी के लिए, और उसके बावजूद भी कई वर्ष हो जाने के बावजूद आज तक वो नहीं लौटा है। इसके क्या कारण है? तीसरा, अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री जी ये भी बताने की कृपा करेंगे कि आपने परिशिष्ट बा पर आपराधिक प्रवृत्ति के कारण जो लाइसेंस जमा कराए हैं उसमें क्रमांक संख्या 1 से 9 तक एक ही जाति के लोगों के आपने लाइसेंस जमा कराए हैं। क्या अन्य कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं थे? इसका क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जिसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि जिन व्यक्तियों के लाइसेंस जमा करा दिए गए उनको क्यों नहीं लौटाया गया। दूसरा, भाग संख्या 2 के में जो सूची 2 व्यक्तियों की दी गई है उसमें यह कहा कि केवल एक ही जाति विशेष के लोगों के लाइसेंस क्यों जमा किए गए हैं। मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट निवेदन किया है कि लाइसेंस पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर जब्त किए जाते हैं और या जिनके खिलाफ मुकदमा बन गया है, मुकदमा विचाराधीन है, उसके जब्त किए जाते हैं। और दूसरे कारण जो मैंने बताया कि जो लोग मर गए हैं या अंधे हो गए हैं, उस हथियार को काम लेने की स्थिति में नहीं है, उनके लाइसेंस जमा किए गए हैं। उस संबंध में भी मैंने निवेदन किया है कि जैसे व्यक्तियों के उत्तराधिकारी अगर दरखास्त देते हैं तो नियमानुसार गुण दोष के आधार पर उनको लाइसेंस दिए जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जहां तक एक ही जाति का सवाल है, अब पुलिस रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही उनके लाइसेंस जब्त किए गए हैं। यदि आपको ये शंका है कि बिना किसी पुलिस रिपोर्ट के, बिना किसी कारण के लाइसेंस जब्त किए, तो आप मुझे बताएं, मैं उसकी दोबारा जांच कराने को तैयार। बहुत दिन हो गए मंत्री जी, और जिन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, किसी प्रकार का अपराध नहीं है, उनके लाइसेंस बड़े लंबे समय से क्यों रखे थे? उनको आप कब तक रिलीज कर देंगे? क्या कारण है रखने का? जिन पर कोई केस नहीं है और पंचायत चुनाव के टाइम पर जो लाइसेंस रख लिए थे उनको कब तक दे दोगे? मंत्री महोदय, गृह विभाग ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अपना गृह विभाग ने सभी जिलाधीशों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। उस पत्र की प्रति में आपको जानकारी के लिए अवगत कराना चाहता हूँ। All collectors and district magistrates, renewal of firearms license and issuing of license to the heirs of the deceased license। हमने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये 1995 का गृह विभाग ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं जिला मजिस्ट्रेट को, जिला कलेक्टर्स को, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसके भी जुरिडिक्शन में है, तत्काल उसके लाइसेंस को दें और अगर अन्य कोई कारण हो तो उसके बारे में उसकी कार्रवाई करें। अब आपको कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, आपको कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, पंचायत से उनको चुनी से लोग जाते हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। लंबे समय से बिना किसी विदाउट एनी अन्य देश सरकार के लंबे समय से लाइसेंस वापिस रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, किसी के लोग जगह में किए गए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, मैंने आपका ध्यान बहुत पहले आकर्षित किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान ही नहीं हो, पहले आप करा किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खड़े कैसे हो गए? प्रश्न करता खड़ा है बार बार। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वो सूची है जो इस सूची में दर्शाया ही नहीं गया है। ये चरण सिंह सन ऑफ जंडर सिंह जाति ठाकुर निवासी पितावली के 2 वर्ष से चुनाव के कारण इसका लाइसेंस अब तक जमा दूसरी मेरे पास
जिसमें नाम है भीगा चलाऊ महानंद प्रजापति बैनपुरा, उसका 10 वर्ष से चुनाव के कारण बंदूक जमा है, 10 वर्ष से कोई केस नहीं। और दूसरा है नरेश जनाब नवाब सिंह ठाकुर गांव भुजपुरा, इसका 10 वर्ष से जमा है। और लंदू सन ऑफ दल सिंह प्रजापति, इसका भी 10 वर्ष से जमा है चुनाव के कारण। उसका क्या कारण है और ये कब तक जमा रहेंगे? दस वर्ष से लंबित है, जब तो 2-3 सरकारें उसमें आ गई, क्यों नहीं सरकार में हमें मालूम है अभी तो क्या की जो बात आप कर रहे हैं, ये सरकार को तो 3 वर्ष हुए, 7 साल में वर्ष की भी कर रहा हूँ मैं, वर्ष की भी कर रहा हूँ, क्यों नहीं किए? जो माननीय सदस्य ने हम तो एमएलए भी बन के आए ना, अभी उठाएंगे ना, हम तो पहले एमएलए बन के नहीं आए, हम गाँव भी एमएलए बन के आए, उसने यहाँ किया है, उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करके इसका निर्णय शुरू कर लिया जाएगा। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या इस पॉलिसी को 95 का ऑर्डर है, उसके बाद इस ऑर्डर को आपने रिवाइज नहीं किया, किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया, और सत्रों के लोगों के आजकल रोजे वगैरह दुनिया भर के लोगों को किसान खेती की रखवाली करता है, मारने का कोई काम नहीं, उसकी कोई बंदूक भी चला दी जाती है तो उससे भी वो पकड़ जाया करते हैं। तो इस प्रकार के हजारों की संख्या में आपने सारे ये जो गंदे लाइसेंस है सारे थाने में बंद कर रखे, किसी ने तहसील में रिन्यू नहीं करे, क्या इसके बारे में फ्रेश कोई ऑर्डर जारी करके इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे क्या? अलवर जिले में पिछले 3 साल से कई लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन पड़े हुए मारे हो गए, और जिन लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज नहीं है या जिनके बारे में पुलिस में कोई घरेलू प्रवृत्ति के लोगों के नाम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस देने के बारे में निश्चित रूप से हम जिला मस्जिद को आदेश देंगे। माननीय मंत्री महोदय, अलवर जिले में 3 साल से कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में पिछले 3 साल से कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, अलवर जिले में पिछले 3 वर्ष से कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, जरा बताएं क्यों नहीं दिया जा रहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अध्यक्ष महोदय आप बोलिए, अनुमति नहीं माध्यम महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज की जो सूची दी हुई है इसमें आपके सचिवालय में ये नहीं लिखा है, प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर ज्यादा आकर्षित कर रहा हूँ। माननीय आपके प्रश्न भी नहीं मिले, आपके सचिवालय द्वारा जारी आज की जो अनुपूर्व कार्य सूची है इसमें कहीं नहीं लिखा तो प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे पास आज तो ये 22 तारीख का प्रश्न भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपने 442 लाइसेंस को रद्द करने की बात अपने उत्तर में कही। इन 442 लाइसेंस के रद्द करने के कारणों में आपने कारण ये भी बताया कि एसपी द्वारा कानून व्यवस्था और लोक शांति भंग होने के कारण भी आपने लाइसेंस रद्द किए। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बिना आपराधिक कोई मुकदमा दर्ज हुए एसपी की रिकमेंडेशन पर आपने कितने लाइसेंस रद्द किए? नंबर 1, क्या आप ये भी बताएंगे कि लोकसभा, पंचायत और विधानसभा के चुनाव में जिन लोगों के लाइसेंस कानून व्यवस्था और शांति के लिए जब्त किए थे, जिनके विरुद्ध एक भी मामला किसी न्यायालय में किसी पुलिस में दर्ज नहीं है, उनके लाइसेंस वापस नहीं लौटाने का कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, ये खास क्षेत्र है, ये राम का खास क्षेत्र है। हाँ अध्यक्ष महोदय, परिषदकर्ता ने केवल धौलपुर का ही प्रश्न पूछा है। धौलपुर में 442 केवल धौलपुर का पूछा है। अलवर के बारे में भी जानकारी करने की बात कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान अशांति भंग होने के कारण
अगर पुलिस को यह आशंका होती है तो निश्चित रूप से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इत्तला देते हैं कि हमें चुनाव के दौरान इस तरह की आशंका है कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, उनके लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश से लिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लाइसेंस के बारे में क्या निर्णय किया, क्या नहीं किया, क्या होना चाहिए, अगर आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, उनके खिलाफ किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं होता है, तो ऐसे लाइसेंस को दिए जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में निश्चित रूप से निर्देश दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों के ऊपर 307, 302, 376, 3/25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, उनके लाइसेंसों को जब्त करने पर माननीय मंत्री महोदय विचार रखते हैं या नहीं? अब उदाहरण जैसे शैलेंद्र सिंह शराब सालिग्राम, क्रम संख्या 26, जाति गुजर, और अमीना वैभव जहुरा, जिसपे कम से कम 53 केस है, 307, 302, 307 के 10, 302 के 4, 376 के 5, 325 आर्म्स एक्ट के 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक उस आदमी का लाइसेंस जब्त नहीं किया गया क्योंकि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे, आप कह रहे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है उनके तो लाइसेंस आपने जब्त कर रखे हैं, उनके लाइसेंस नहीं दिए जा रहे 10 साल के, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लाइसेंस सरेआम लेके धौलपुर में घूम रहे हैं, जिसमें आशंका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनके लाइसेंस जब्त कराने का कृपा करें। श्री संजीव, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हथियारों के लाइसेंस की प्रक्रिया के बारे में सवाल चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो लाइसेंस बनाने के जो प्रक्रिया और नियम बना रखे हैं, क्या सभी जिलों में एक तरह के नियम है, या जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो सीमावर्ती जिले हैं उनके लिए कोई अलग से नियम और प्रक्रिया बनी हुई है? यदि अलग से बनी हुई है तो ऐसा क्यों है? नंबर 2, जो जिसमें लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई है, जो मृतक प्रकरण है, उसमें जिनकी सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं, CID से भी रिपोर्टें आ चुकी हैं, और जिनको लाइसेंस देना उचित है, ऐसे भी बहुत से मामले हनुमानगढ़ में लंबित पड़े हैं, तो क्या मृतक आश्रित को लाइसेंस देने के लिए ये जो नियम बने हुए हैं, जो जटिल नियम बने हुए हैं, क्या इसका सरलीकरण करने का आपका कोई विचार है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने अपने साथ पूछ लीजिए सवाल आपने मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, प्रश्न दूसरे लोग पूछते हैं सर की बात में जो है आपके विभाग में जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, हमने सब स्थिति है, आपके वहां निवासी भी है और बाड़ी क्षेत्र है, ऊपर डांग है, उसकी स्थिति से भी आप लोग जो है वाकिफ रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके बारे में अभी मंत्री जी ने कहा है, उन लोगों की मैं सूची मंत्री जी को देना चाहूंगा जिनके पास लाइसेंस है, क्या उनको रद्द करने का विचार रखते हैं? जिनके पास मुकदमे हैं और मुकदमे के दौरान ही लाइसेंस दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि आपने अपने उत्तर के अनुसार 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक तो आपने लाइसेंस 19 दिए, तथा 1/4/2000 से 31/3/2001 तक लाइसेंस 84 जारी किए। कृपया ये भी बताएंगे कि 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक लाइसेंस लेने के कितने आवेदन पत्र SP धौलपुर के पास आए, तथा 1/4/2000 में और 31/3/2000 में कितने आए? तो पावर है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कर चुका हूं कि जो आवेदन पत्र आए हैं उस पर गुण दोष के आधार पर फैसला किया जाता है, स्क्रूटनी होती है, फिर उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला विचाराधीन तो नहीं है, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, और समय अगर ये पाया जाता है कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई
रिपोर्ट पुलिस में नहीं है, गुंडोज के आधार पर वो सही है, तो ऐसे लाइसेंस देने में सरकार की कोई तरफ से कोई मनाही नहीं है। जहां तक राजस्थान के बॉर्डर एरिया का सवाल है, वहां सावधानी से लाइसेंस दिए जाते हैं, जैसे कोई जरूर हमने कहा है कि तो इसकी पूरी छानबीन करके ही लाइसेंस दिए जाने चाहिए, बाकी नियम सबके लिए सही है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, मैं आपको बता रहा हूँ लोगों के विरुद्ध जेलों में सजाएं हो गई है और मॉरल टर्पिट्यूड के मैटर पर सजा हो गई है, सजा हो गई है, तो क्या रहे सरकार उनके लिए सर्कुलर जारी करेगी, लाइसेंसेज राजस्थान भर में निरस्त कर दिए जाएं। ऐसे व्यक्तियों को जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और कोर्ट से सजा हो गई है, यदि माननीय सदस्य सूचित देंगे तो मैं जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई करूंगा। सूचना नहीं है, आप नीचे निर्देश जारी करें ऐसे लोगों की छानबीन करके और उनके सभी जिला स्टेट को निर्देश दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को अगर लाइसेंस दे दिए गए हैं तो उनकी पुनः जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी तो चाहता हूं अगर बिना कारण के 10 वर्ष से कहने का विचार रखते हैं, जो 12 वर्ष से जमा है बिना कारण के मांग लेने का विचार रखते हैं क्या? जो पिछले 10-12 वर्ष से बिना किसी कारण के चुनाव के बहाने से या किसी बहाने से जमा कर लिए हैं, धौलपुर में चुनाव के दौरान जो लाइसेंस ले लिए गए थे उसके दोष के आधार पर जिलाधीश ने निर्देश दे दिए गए कि वो वापस लौटाए जाने चाहिए अगर कोई उसमें कोई कानून व्यवस्था का मामला नहीं है तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले 25,000 लाइसेंस यदि माननीय सदस्य जिलाधीश के खिलाफ रिश्वत की शिकायत की सूचना मुझे देंगे तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच कराऊंगा। लंग पावर आपको यूज के अंदर आप शांति से प्रश्न पूछिए। एक साल से मैंने उसका जवाब अभी तक मिला मुझे। आप जाओ सवालो, अगर झूठे हो गया तो विधानसभा में जाता है आवाज तो नहीं दे विधानसभा से अगर नहीं बात उतरी है। अगर आप लिखित में ये सूचना देंगे कि इन व्यक्तियों से जिलाधीश ने रिश्वत लेकर के लाइसेंस दिए, मैं निश्चित रूप से उसकी जांच कराऊंगा। जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रेस का खंड 1 टीवी जमाबंदी समुद्र 2018 तदनुसार वर्ष 1961 में खतर नंबर 62 ग्राम किलपुरी की कुल भूमि 100 बीघा 19 दिशा में से 89 बीघा 10 दिशा भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने पर सन 1961 में राजस्थान राज्य विज्ञप्ति को प्रस्तुत किया जाकर उसमें आरक्षण वन घोषित किया गया और इस खतरा नंबर की शेष 11 बीघा नौसा भूमि राजा व मुकाबले के डिगोता किस्म बंजर काबिल चराई सर्द रही। ये समस्त भूमि अब वन विभाग के नाम दर्ज है। खंड 2 किसी भी घोषित वन क्षेत्र का सीमांकन उसके संबंध में जारी बजट विज्ञप्ति तथा बनाए गए बंदोबस्त नक्शे के अनुसार किया जाता है। तहसील भीमाराम रामगढ़ के ग्राम किलपुर के खतरा नंबर 62 की कुल 100 बीघा 19 दिशा भूमि में से 89 बीघा 10 भूमि आरक्षित वन भूमि घोषित की जाकर उसका सीमांकन उपयुक्त
प्रकाशित किया गया। खंड 3, जी नहीं, मौके पर तस्वीर नहीं की जाती है। खंड 4, जी नहीं। खंड 5, तहसील जमारामगढ़ के ग्राम किरतपुरी के खतरा नंबर 62 की कुल 100 बीघा 19 भूमि में से 89 बीघा 10 भूमि सन 1961 में आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए जाने पर वन विभाग के नाम राशन कार्ड में दर्ज की गई एवं इस खतरे की शेष भूमि 11 बीघा 9 बिस्वा भी वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई है। खंड 6, राशन रिकॉर्ड में मुक्त वर्णित समस्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो जाने से राशन रिकॉर्ड एवं राजस्व अधिकारियों की जांच को नहीं मानने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो 79 बीघा 10 बिस्वा का 89 बीघा 10 बिस्वा का नामांतरण कब खोला इन्होंने? दूसरा, शेष जो बच्ची 11 बीघा 9 बिस्वा का नामांतरण कब खोला? क्या 11 बीघा 9 बिस्वा का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है? जारी किया है तो कब? उसकी प्रति सदन पटल पर रखें। खसरा नंबर अंग्रेजी समझ में नहीं आती, मेरे हिंदी बोला अंग्रेजी समझ में नहीं आती, आपकी अंग्रेजी हाई फाई आपकी समझ नहीं आई। ग्राम किरतपुरी के खसरा नंबर 65 में से हाउस इज दैट ऑल द मेंबर्स are not conversant with English language. आप चाहते थे अंग्रेजी बोले सदन की अध्यक्ष होता मेरा आपसे हाथ जोड़ के हमने निवेदन है अंग्रेजी नामांतरण वन मंत्री कब से खोलने लगे? वन मंत्री कब से खोलने लगे? ये तो राजस्व विभाग का काम है। राजस्व विभाग ने कब खोला? फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब कब से खोलने लगे नामांतरण? अध्यक्ष महोदय, ग्राम किरतपुरी के 62 में से 89 बीघा 10 भूमि जो वन क्षेत्र घोषित किया गया सन 1961 में, उसके संबंध में नामांतरण कुछ समय के बाद भरा जा सके। वर्ष 1995 में ये भूमि वन विभाग के नाम जमा मंच में अंकित दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र घोषित कब किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री महोदय पता ही नहीं कब खोली गई है। 12/5/90 को खोली गई है। माननीय अध्यक्ष में नामांतरण 12/5/90 को हुआ है, 24/5/90 को हुआ है, 12/5/90 को 24/5/90 को आपको पता नहीं। आप बता रहे हैं खुला है 24/5/90 को, और इस भूमि के 2 खतरा नंबर हो गए। पहले एक खतरा नंबर था, इसके बाद इसके 2 हो गए, एक 62 नंबर और एक 62/1। 62 नंबर जो है वो सवाईचक है और 62/1 जो है वो आपके फॉरेस्ट में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये सारी व्यवस्था इसलिए होती है कि 2 टेनेंट्स हैं, एक माइनिंग होल्डर और एक आपका वन विभाग। हमेशा क्या होता है, वन विभाग कहता है हमारा जो कागज है, हमारी जमाबंदी और हमारी जो ये नामांकन और कागज यही सही है। आपका क्यों? राजस्व विभाग जो है वो पेरेंटल डिपार्टमेंट है। राजस्व विभाग जो है वो ये तय करे कि ये जमीन सवाईचक है, ये खनिज विभाग की है, ये फॉरेस्ट की है, ये फलाना लीज होल्डर की है। आप उसको मानते नहीं। पूरे राजस्थान में जो भी ये विवाद पैदा हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप तो कहते हो हमारा जो कागज है वो सही। आपके सवाई माधोपुर में भी यही मामला चल रहा है, आपके जमवारामगढ़ में आंधी में भी यही चल रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फॉरेस्ट विभाग के कागज पर इतने अड़चो करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये फैसला करे
कि ये जमीन तो सवाई चक है और ये जमीन खनिज विभाग की है और ये 17 नंबर की जो जमीन है ये फॉरेस्ट विभाग की है। फॉरेस्ट विभाग अपने कागज को सही कैसे करार दे सकता है? प्रश्न के रूप में प्रश्न के रूप में लंबा थोड़ा लंबा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा सा सवाल माननीय सदस्य ने किया कि आपने इसका नामांतरण कब खोला? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 1995 में इसका नामांतरण 24 मई 1990 को खोला है और पहले एक 17 नंबर था, उसके बाद आपके 2 हुए, उन 2 में से एक जो है वो सवाई चके। अब ये कौन ऑथराइज है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि कौन ये फैसला करेगा कि ये जमीन तो सवाई चके और ये जमीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इसका फैसला कौन करेगा? ये नाप तोल करके इसका सीमा ज्ञान कौन कराएगा? ये आप मुझे बता दीजिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक निवासी बीघा तत्व भूमि को वन क्षेत्र घोषित किए जाने के संबंध में प्रथम बार मिशन 24/5 को करा गया था, ये बात सही है और इस स्तर में अपने आप को प्रकट करता हूँ। इसके पश्चात इसकी नकल हमें वर्ष 1991 में दी गई और फिर कुछ समय के बाद में अपने जवाब में इसकी एंट्री भी की गई। जहाँ तक खबर नंबर को 2 भाग में डिवाइड करने का प्रश्न, बात सही है कि कुल ये भूमि पहले 100 बीघा और 1900 थी, उसमें से 89 बीघा 10 में भूमि वन क्षेत्र घोषित किए जाने पर जो भूमि वन क्षेत्र घोषित की गई उसको 62/1 नंबर का खतरा दर्ज किया गया और शेष 11 बीघा 9% भूमि ओरिजिनल जो नंबर था इसका 62 वही दर्ज रखा गया। इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है भाई, इसके बारे में कोई डिस्प्यूट थोड़ा ही मान्य अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या ये सही है? मंत्री जी, ये तो आप एडमिट करते हैं कि खसरा नंबर 62 और 62/1 और फॉरेस्ट और सिवाई चक इसका झगड़ा था। 89 बीघा 11 विश्वास आपके फॉरेस्ट में दर्ज थी, 11 बीघा और 9 विश्वास सिवाई चक में दर्ज थी। क्या ये सही है कि डिविजनल कमिश्नर धर्म सिंह सागर ने बाकायदा इंक्वायरी करके 10/9/99 को इस लोकेशन के बारे में ये निर्णय किया कि 62 बीघा और 11 विश्वास जमीन 62/1, 89 बीघा और 11 विश्वास 62/1 वन विभाग की है और 11 बीघा 9 विश्वास जुआई तक है। क्या ये सही है? वो किसकी है? 11 बीघा शिवाय के 100 बीघा के 2 हिस्से। क्या ये सही है कि उसके बाद 17/4/2000 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेस्ट किया और शासन सचिव वन विभाग के कहने से सेटलमेंट कमिश्नर से जांच करवाई गई और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसने 17/4/2000 को यही माना कि ब्लॉक खसरा नंबर 62 सिवाई के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नंबर 62/1 वन विभाग व खसरा नंबर 62 सिवाई तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्न, खान इसी खसरा नंबर 62 में स्थित है। क्या ये सही है कि इसके बाद दोबारा एक रिपोर्ट सेटलमेंट कमिश्नर से मांगी गई और ये इंपॉर्टेंट है, ये 11/6/2000 की है। अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्राम किल्लतपुरी तहसील जम्मा रामगढ़ के खसरा नंबर 62 के संबंध में दिनांक 22/5/2000 को प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री के कक्ष में आयोजित बैठक में नियुक्त अधिकारियों ने भाग लिया। शासन सचिव राजस्व, उपप्रबंध आयुक्त, वन संरक्षक, मुख्यालय एवं ओएसडी वन संरक्षक, भू संरक्षक और उप वन संरक्षक एवं खनिज विभाग मीटिंग हुई है।
मुख्यमंत्री के कक्ष में, मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव के, ये 11/6/2000। और इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त राजधानी राष्ट्रपति प्रकाशित दिशा आगामी सीमा रेखा को ध्यान में रखकर पूर्ण तथ्यों सहित रिपोर्ट दिनांक 11/4/2000 को प्रस्तुत की जा चुकी है। खसरा नंबर 62 रकबा 11 बीघा नोबिस्वा के चारों और वन से तोड़ना कोई नई बात नहीं है। ये सिवाय तक की भूमि मानी है। क्या ये सही है? एक मिनट के लिए, क्या ये सही है? जीटी सीट में प्रधान 23/9/2000 डॉक्टर राज बहादुर सिंह आयुक्त रूट विभाग द्वारा फिर यही माना गया कि खसरा नंबर 62 11 बीघा नोबिस्वा सिवाय तक में है और खसरा नंबर 62/1 89 बीघा और 11 बिस्वा वन विभाग में है। क्या ये सही है कि मुख्य सचिव ने एक मीटिंग अपने कक्ष में बुलाई 25 A meeting has been fixed in committee room number 1 at 10:30 a.m. on 25th October 2000 in the chairmanship of Chief Secretary to discuss various reports and decide whether the mine situated in Khasra number 62 of village Kilarpuri Tehsil Jammaram district Jaipur are situated in the reserve forest block, Digota or not. Following officers are requested to make it convenient to attend the meeting with all relevant documents. Secretary Revenue, Secretary Forest, ये कुल 8 अफसर है। क्या ये सही है? तो इसके बाद में ये पूरी जमीन वन क्षेत्र में लगा दी गई जो 11 बीघा और 9 बिस्वा थी। क्या ये सही है कि उसके बाद नंदलाल बंसीवाल जिनकी माइन यहाँ पे थी उन्होंने चाराजोरी की और रेवेन्यू कमिश्नर के यहाँ अपील की। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राजस्व के कानून को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, एक आपकी अनुमति से सिर्फ उसका ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ता हूँ डिविजनल कमिश्नर का। अपील को मेरिट पर बिना विचार किए इसलिए निरस्त किया जा रहा है कि ये अपनी इन्फेक्शन हो चुकी है। तो उपखंड अधिकारी आमिर के आदेश दिनांकता की पालना में नामांकन खोला जा चुका है, जिला जमा तो खोला जा चुका है। ये प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F1/4/1/96 पार्ट डेटेड 17 मार्च 2001 के अनुसार उच्चतम स्तर पर जमीन जेर बहस को वन विभाग को मान लिया है। अपीलान की नंदलाल बंसीवाल की कान मौके पर बंद है और भूमि जेर बहस वन क्षेत्र दिगोता वन विभाग की आरक्षित भूमि घोषित की जा चुकी है। द्वितीय अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं इस प्रकरण में अपनी रिपोर्ट दिनांक 10/9/99 जिसमें वो मानता है, खुद की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। जिस रिपोर्ट के अंदर अभी मैंने आपको अर्ज किया 10/9/99 में वो मानता है 62 बाकी है और सिवाय तक है, राज्य सरकार को भेज जा चुकी है। ये मीटिंग में मौजूद है सब में। इसके बाद पुनः इस प्रकरण को मैं धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अदालत आजादी के बारे में विचार करना नहीं समझती। अपीलान द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत यदि चाहे तो राज्य सरकार चाराजोरी करने को स्वतंत्र है। क्या ये सही है कि जुडिशियल प्रोसेस को गवर्नमेंट ने एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है, सबमिट किया है। ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग लेकर और डिसाइड करने का इनको कोई राइट नहीं था। क्या ये सही है कि 99 में जब इनके पक्ष में हो गया और 2000 में लगातार इनके पक्ष में रिपोर्ट आ रही थी, तो 2000 मार्च में नंदलाल बंसीवाल ने आर.डी. शर्मा के नॉमिनेशन में प्रपोजल किया, उसके बाद इसको तमाम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नंदलाल बंसीवाल ने आर.डी. शर्मा के नॉमिनेशन पर दस्तखत किया। यह सारा प्रकरण मुख्यमंत्री जी के पास आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष महोदय सरकार की सौदेबाजी पर उतरे। कोई निर्दलीय विधायक उनके कहने से राज्यसभा में वोट दे तब तो उसकी बाजू काम उसका हो जाएगा, उसकी फाइनलाइज हो जाएगी, मतलब फाइनलाइज नहीं होगी। इसमें संभाल आयोग बनना हो रहा है।
प्रमुख शासन सचिव बाद में क्वेश्चन उठना, पहले आप जवाब तो सुन लो। मेरा जवाब सुनो, जवाब सुनने के बाद में कोई बात हो तो करो। पहले जवाब दीजिए अध्यक्ष महोदय। ये रोज का धंधा हो गया इन लोगों का। अध्यक्ष महोदय, किरतपुरी के मूल खसरा नंबर 62 की कुल भूमि 100 बीघा 19 बिस्वा थी। उसमें से 89 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन क्षेत्र घोषित की गई और शेष भूमि यथावत पड़ी रही। और शेष भूमि जो 11 बीघा 200 थी उसको भी फिर बाद में वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और चूंकि सुन लीजिए किया गया सब किया गया, पर चूंकि मूल खसरा नंबर में से केवल 89 बीघा जैसा भूमि वन क्षेत्र घोषित की गई थी, इसलिए अब डिमार्केशन का प्रश्न पैदा हुआ कि शेष भूमि जो छोड़ी गई 11 बीघा वो किस दिशा में है, आया पूर्व में है, पश्चिम है, उत्तर में है अथवा ये। तो लोकेशन का विवाद पैदा होने पर विभिन्न अधिकारियों ने अपनी अलग अलग राय दी है। और चूंकि मांग विवादास्पद होने के कारण से सरकार ने उच्च स्तर पर निर्णय लिया आया कौन सी रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट सही मानी जाए, किसको नहीं माना जाए। इसलिए अंत में फिर सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि जो भी कुछ अधिकारियों ने ये राय दी है कि नक्शे में दिखाई गई भूमि PQRS को शिवायचक भूमि दर्ज बताया गया है। दरअसल में भूमि शिवायचक कभी दर्ज नहीं रही। ये भूमि बंजर काबिल चराई, ये भूमि एक रिपोर्ट आगे पढ़ना बता दो, एक रिपोर्ट जमीन है उत्तर पूरा जवाब तो पूरा सुनो, आप पूरा जवाब सुनो। इनके उत्तर में लिखा 1961 से तक थी। अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन और है, ऐसा कोई प्रश्न है तो दूसरे तरीके जाना चाहिए। क्वेश्चन और में सारा टाइम अगर हाउस का चला जाएगा तो दूसरे आदमी क्वेश्चन क्या होगा। एक रिपोर्ट 11 बीघा दर्ज नहीं थी। अब 1961 से 2000 तक आप पूरा उनको रिप्लाई तो देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने इतनी सारी रिपोर्ट का हवाला दिया है। एक रिपोर्ट आगे प्रश्न बता दो, एक रिपोर्ट वन विभाग की दादागिरी है। वन विभाग की मंचा जहाँ पर लेकर के ठंडा लेकर खड़ा हो जाते हैं, कितने किसानों को, कितने गौचरों को, कितने उसको हर जगह जाकर के कब जाकर के इन्होंने इसको अधिग्रहण किया और इसको तरमीम हुआ 30 साल बाद में हमने हर जगह हो गया, हर जगह स्टेडियम सेटलमेंट कमिश्नर DC सबकी रिपोर्ट आपके टेबल कर दूं। अगर इनमें से एक भी आपके फेवर की हो, इसका उल्लेख कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस भूमि के लोकेशन के बारे में विवाद पैदा हुआ, इसका मुख्य कारण तहसीलदार द्वारा गलत अपने अधिकार का दिखाया गया। उसके विरुद्ध में विभाग द्वारा SDO को अपील पेश की गई। आमिर को इसने अपील को खारिज कर दिया, पर चूंकि उसका निर्णय गलत प्रतीत हो रहा था, इसलिए राज्य सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि आया एक खसरा नंबर के जो 2 टुकड़े हुए हैं, एक तो वन क्षेत्र घोषित हो गया है और शेष मौका पर मौजूद पड़ा रहा है, तो उनका लोकेशन कहाँ दिखाया जाए, पूर्व में, पश्चिम में, सब क्या स्थिति हो, उसके बारे में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कलेक्टर जयपुर और माइनिंग का OSD और
एक अपना अधिकारी हमारे विभाग का था, वन सब क्षेत्र का, जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि तहसीलदार द्वारा जो लोकेशन 11 बीघा भूमि के बारे में दिखाया गया है वो गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूँ, जहां तक राजस्व अधिकारियों द्वारा संलग्न नक्शे में PQRS के रूप में 11 बीघा भूमि नक्शे में तरमीम जो की गई है उसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये तरमीम केवल इस आधार पर की गई है कि चूंकि भूमि तनाजा व मुकाम दे डिगोता के रूप में दर्ज है और इसलिए ये भूमि उन्होंने दोनों गांवों की किरतपुरी और डिगोता के सीमा पर होना उन्होंने जरूरी तौर से मान लिया है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए ये तरमीम कर दी गई है। अतः राजस्व अधिकारी द्वारा नक्शे में PQRS की गई तरमीम को कोई वैधानिक आधार प्रतीत नहीं होता है। ये जॉइंट रिपोर्ट है कलेक्टर की, माइनिंग डिपार्टमेंट की और हमारे विभाग के मुख्य रिपोर्ट ये कंटेंशन है, ये रिपोर्ट ही कंटेंशन है। क्या आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऑपरेटिंग रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हो, बीच में पढ़ो, डोंट मिसलीड दिया। मैंने ऑपरेटिव कोर्स नहीं पढ़ा है, ऑपरेटिव आप आगे मैंने पढ़ा है, 1 तो 2 है इसका, वो मैंने वही पढ़ा है। उसके पश्चात चूंकि इसकी लोकेशन के बारे में बात हो गई, बात सही है कि विभिन्न अधिकारियों ने 11 बीघा 900 भूमि जो ओरिजिनल खतरा नंबर की जो शेष बच गई थी, जिसे वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था, उसके वन क्षेत्र घोषित किए गए रखने के साथ में कहाँ पर लोकेशन इसका होना चाहिए इसके बारे में विवाद पैदा हो गया। अधिकारियों ने इसलिए ये मुनासिब समझा गया और मेरी उस स्तर पर सारी रिपोर्ट्सों को आखिर किया जाए और उसके पश्चात वैधानिक दृष्टिकोण से इसको एग्जामिन करने के बाद ये तय किया जाए कि उसका औचित्य क्या है और कहाँ लोकेशन है। रिपोर्ट दी गई है फला अपने सेटलमेंट कमीशन द्वारा और सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा या कमीशन द्वारा, वो रिपोर्ट सही नहीं है, उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और वैधानिक आधार प्राप्त नहीं होने के कारण से ही और वैधानिक आधार पर दी रिपोर्ट नहीं मानी जाने के कारण से ही इस भूमि के बारे में जो आपकी जो राय जो आप बता रहे हैं वो सही नहीं है और राज्य सरकार के सामने वो सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट के अंदर अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताने का कष्ट करें माननीय मंत्री महोदय के 11 बीघा 9 बिस्सा का नोटिफिकेशन आपने कब जारी किया? ये बात है, मेन बेसिकली बात ये नोटिफिकेशन है, उसका ट्रांसफरेशन कैसे हुआ, परिवर्तन किस आधार पे की बिना नोटिफिकेशन? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चलो अध्यक्ष महोदय, मैंने कॉल कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय बार बार कह रहे हैं कि 11 बीघा 2 बिस्वा जमीन के जगह कहा थी, किस बात का हुआ था? हम इस बात के लिए नहीं जा रहे, हम इस बात के लिए जा रहे हैं कि 11 बीघा 2 बिस्वा जो बंजर जमीन थी उसको वन विभाग में केवल इसलिए किया गया, राज्य सरकार के उच्च स्तर पे जो निर्णय लिया गया है उसका कोई आधार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पे जो निर्णय लिया गया है जिसमें कोई आधार नहीं है। सेटलमेंट कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, जितनी भी रिपोर्ट आई है इस संबंध में 11 बीघा 9 बिस्वा के संबंध में जितनी भी सरकार ने जांच कराई है, सब ने उनको शिवाय तक जमीन माना है और उसको फॉरेस्ट में महज इसलिए दिया गया कि बंसीवाल ने RD शर्मा के, इसलिए राज्य सरकार ने 2 स्तर में निर्णय लिया है, उसका कोई आधार नहीं है। केवल एक आधार है कि राजनीतिक आधार पे RD शर्मा के बंसीवाल ने दस्तखत क्यों किए, इसके सिवा और कोई आधार नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय ये सत्य बताएं कि राज्य के उच्च स्तर पे निर्णय 11 बीघा 2 बिस्वा को वन क्षेत्र में कैसे परिवर्तित किया और इसके आधार पे किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कि आमेर ने पहले ये इसी जिसके आधार पे नामांतरण कर फॉरेस्ट से किया गया है, 24/9/97 को इसी एसडीएम आमेर ने फैसला दे दिया गया कि स्वायत्त है और इसी एसडीएम ने दोबारा 9/11/2000 को फिर वही आदेश, अपना ही कोर्ट, अपना ही आदेश को 3 साल के बाद में अपने आप चीफ सेक्रेटरी के आधार से, राजनीतिक आधार से उसी एसडीएम से 3.5 साल के बाद में निर्णय को बदलाया जाता है। केवल राजनीतिक हितासक्ति के लिए इसे मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि ये केवल राजनीतिक आधार पे फॉरेस्ट जमीन घोषित की गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है, इसको देखने दें, क्या यह सही है
क्या यह सही है कि 8/1/2001 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चैम्बर में मीटिंग बुलाकर सरकारी मुख्य सचेतक की अनुशंसा पर मीटिंग बुलाकर इस बात की सहमति जाहिर की थी कि चूंकि ये एरिया फॉरेस्ट में नहीं है, इसलिए इस माइंस को अलग कर दिया जाए। क्या ये सही है कि 8/1/2001 को मुख्यमंत्री जी ने अपने चैम्बर में अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर इस माइंस को अलॉट करने की सहमति दी थी और उसमें सरकारी मुख्य सचेतक नंदलाल जी को लेकर उनके पास गए थे। उस समय बात हुई थी कि नंदलाल जी आपके कहे अनुसार राज्यसभा का वोट दे देंगे और आप उनकी माइंस को रेगुलाइज कर देंगे। क्या ये बात मुख्यमंत्री की हुई थी? मुख्यमंत्री झगड़ा नॉमिनेशन सामने की बात है। ये कहा था माननीय उप मुख्य सचेतक ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने माननीय महेंद्र सिंह उप मुख्य सचेतक ने कहा था कि जो दस्तखत किए इनको कहते फर्जी है, मैं काम करा दूंगा। इसलिए कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जवाब में उसकी सजा मिलेगी। अगर ये बात सरकारियों के बात कही थी नहीं कही थी, मैं मर गया यहाँ वाले सदस्य कही थी नहीं कही थी, मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप कह रहे हो वो खुद कह ही नहीं रहा इस बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोलना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। ये मामला जो हुआ है ये जो मामला है साहब, इसमें मेरे साथ बहुत ज्यादा बेइंसाफी हुई है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अगर ये किसी और का होता, अगर मैं एमएलए नहीं होता तो मैं इस मामले को तय करवा लेता। ये मेरे को विश्वास है, क्योंकि मैं एमएलए हूँ। मेरे से ना तो कोई पैसा लेता है ना कोई मेरे दबाव में आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का एमएलए नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो है ऑफ दी रिकॉर्ड इन्होंने जाके मेरा अन्याय किया है। इन्होंने मेरी गर्दन काटी है, मेरा पेट काटा है, और मैंने मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन किया, और मुख्यमंत्री जी ने बार बार, जितनी बार मैंने निवेदन किया उतनी बार आपने जांच करवाई, उतनी बार आपने मेरे से जांच करवाई। जांच करवा के आप दबाव में आ गए। मैंने आपको राज्यसभा में वोट दिया है, ये बात सही है, और आपने मेरे को विश्वास दिलाया था। मैं आपको आपने राज्यसभा में वोट देने के लिए और आपने सीट मैंने अपने विनय के काम कर रहे हैं। अगर वोट को मांगे हैं तो राज्यसभा में खड़े हुए उन्होंने वोट अध्यक्ष महोदय,
मैं इस सदन से न्याय मांगता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से न्याय मांगता हूँ, कृपया मुझे न्याय दिलाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय मांगता हूँ, मुझे न्याय दिलाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं खरीद फरोख्त किया है, आज क्या फरोख्त किया है, इसका जवाब दे माननीय आप बताइए। खरीद फरोख्त किया क्या कितने में किया है? राज्यसभा में खरीद फरोख्त किया या नहीं किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ के राज्यसभा में आपको बोला गया था, कोई ऐसी बात नहीं है, उसका काम करेंगे, नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ के इस तरह की करे जिससे कि मेन मुद्दा हट सके। ये आपने इसका वोटिंग से कोई लेना नहीं है। कोई बात डालना चाहते हैं। ये राजनीतिक ये राजनीतिक लाभ कमाने के भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्रवाई करना चाहते हैं। इनकी शराब वन्यजीवों है, ये जो भी आरोप है वो मिथ्या आरोप है।
प्रश्नकाल समाप्त। व्यक्तिगत प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांक के व्यक्तिगत प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से जिला परिषद बाड़मेर द्वारा विकलांग बेरोजगार अध्यापकों के साथ कथित अन्याय करने के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से केसरीपुर नगर पालिका के 5 पार्षदों का कथित निलंबन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सावल लाल सदस्य की ओर से अजमेर के विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र में भूमि का नियमन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ज्ञानचंद पार्क एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से पारी बागमती चिकित्सालय में गरीब मरीजों से अत्यधिक शुल्क वसूलने के संबंध में श्री लल्लाल मीणा सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ की जनजाति कन्यावास छात्रावास का ट्यूबवेल खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाए। मान्य जब भी आते हैं अनर गलत जो है दूसरे के आरोप सरकार पे लगा करके इस तरह का इनसे प्रतिबंध लगाइए। ये हाउस जो है इनके कोई बपोती नहीं है। 10 आदमी खड़े हो जाए और पूरे हाउस का टाइम जाया करने बैठ करके बपोती है क्या हाउस? बच्चों को जेल दिया जा रहा है, छुरी रखी जा रही है। अन्य सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अन्य सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर विराजिए, अब विराजिए। आप ही के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप ही के लिए विराजिए। पहले उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पहले उनका है, आपको भी सुनेंगे। विराजिए। अन्य उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 307 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खा जाओ ना, तो आप सुनेगा आपको पाग हो गया कुछ क्या? रूल का बहाना लेकर के खा जाओ बेटा। आप तो खींचने का प्रयास करो महोदय। आप कुछ सिस्टम कर रखा क्या इन्होंने? तकलीफ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान रूल 307 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। रूल 307 रेजिडियल पावर देती है स्पीकर महोदय को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 नवंबर को दिल्ली में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मीटिंग है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मीटिंग के संबंध में अलग अलग स्टेट की असेंबली कुछ निर्णय ले रही है। कल ही छत्तीसगढ़ की असेंबली ने यूनानिमसली एक प्रस्ताव पास किया कि वेल के अंदर जो सदस्य आएंगे उसमें सारी पार्टी के हाथों ने मिलकर निर्णय लिया और स्पीकर सुमोटो उन आदमियों को बाहर निकालने का फैसला उन्होंने छत्तीसगढ़ की असेंबली ने कल यूनानिमस लिया। 25 नवंबर को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इस रूल के अंदर पर्ची का कोई प्रोविजन नहीं है। तत्कालीन स्पीकर महोदय ने बाहरी एमएलए चुने, आपको तकलीफ है क्या? आपको बाहरी मरवा दो, एमएलए को आएंगे, आप तो हॉस्पिटल में जाओगे क्या? मतलब मरवा दो ना जी, हम हमारी खिलाफ नहीं करेंगे। परंपराओं में भी चलता सदन और परंपरा है, परंपराओं का मैं आपको बता से बोलूंगा, आपकी बात को बंद नहीं बोलूंगा। हाँ बेटो, रूलिंग की पालना करना चाहोगे, लेकिन आप लोगों ने जो सडन को बना लिया, सडन 3 साल पुराने अखबार की कटिंग लेकर के रात में खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और अलग जो है रात में कैसे क्या आप लोग आने वाले बोले आप हाउस को घंटों होते हैं, अपने बात कैसे पूरे तरीके नहीं लेंगे कोई करते हैं। आप बोल रहे हो, आप मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हुआ करते नहीं हाउस में। बच्ची वाला मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप लोग फरमा रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कमेंट किया उस बारे में, लेकिन ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि ये जो हमने रूल बनाया है उस रूल के अंदर पर्ची का कोई प्रोविजन नहीं है। तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी इस बात के लिए कि कोई भी इशू इमरजेंसी का हो उसको उठाकर सदन के सामने जाना
वो चीजें उठा सकते हैं। कोई शॉर्ट असेंबली के अंदर आप नोट करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इशू एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आया। एक इशू में पर्ची के माध्यम से मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए जाए। हम सार्वजनिक जीवन में ये अब छूट देते पर्ची के माध्यम से आधार पर कानून की अवहेलना करके उस पर्ची का हम दुरुपयोग करें, तो मैं समझता हूँ कि हम सही परंपरा को निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 नवंबर को सारे हिंदुस्तान के प्रशासनिक अफसर की मीटिंग हो रही है। हम चाहते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के नियमों का पालन किया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं की जाए जिससे परंपरा के आधार पर सार्वजनिक जीवन पर काम करने वाले आदमियों पर एक तरफ आरोप लगाया जाए, अखबार में छप जाए, मंत्री अपनी बात कह नहीं सके, हमें सूचना नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि ये परंपरा है जो पिछले इस सदन में विरोध के पक्ष ने जो एक परंपरा बना दी है कि आरोप लगाकर मंत्री की बात नहीं सुने, अपनी बात लेकर चले जाए, इससे एक गलत परंपरा लोकतंत्र में पड़ जाएगी और सरकार में काम करने वाले आदमी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो आप स्ट्रिक्टली रूल के अंतर्गत जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत नियमों का पालन करने के अब मुद्दों को उठा दिया जाए, या पर्ची की जो व्यवस्था है उसको अविलंब बंद किया जाए, जिससे सरकार के संबंध में एक भ्रांति पैदा करने का काम करना चाहते हैं वो रोका जाए। अन्यथा हमें भी ये मौका दिया जाए, हम कह सके कि विपक्ष के लोग पैसा खाकर लोगों की अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के नाम पर असेंबली का दुरुपयोग करना चाहते हैं, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बिजनेसमैन का, और सरकार को डोक में करना चाहते हैं। ये परंपरा है, लोकतंत्र के लिए सच परंपरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मीटिंग के अंदर आप इन मुद्दों को उठाएं। राजस्थान की जो परंपरा रही है उन परंपराओं को दुरुपयोग करके कुछ लोग जिनका क्रिमिनल कल तक तो आरोप लगाया कि एमएलए क्रिमिनल है, जो लोग बता दीजिए मैं आपको कांग्रेस को बदनाम करने का एक षड्यंत्र कर रहा है। आप इस पर रोक लगाए, कांग्रेस को बदनाम करने का एक तरीका निकाला इन्होंने और झूठ बोल के कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। हम अपनी बात क्या करके हम अपनी बात से अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर बात कही है इन्होंने। इसका मतलब यहाँ पर ये कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी के मन में कोई क्रोध होगा, हो कोई बात नहीं, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि हम यहाँ जो विषय उठाते हैं वो पैसे लेकर के उठाते हैं, इस प्रकार का आरोप जो लेनदेन के मार्फत होता है, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं होता है यहाँ पे। इसमें उनके पास कोई सच्चाई है, अगर उनके पास कोई जानकारी है, उन्होंने ये कहा कि हम जो विषय उठाते हैं वो लोगों से पैसे लेकर के उनकी पैरवी करने के लिए विषय उठाते हैं। अगर इसमें कोई सच्चाई उनके पास है तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ, सच्चाई तो आपके अध्यक्ष के लिए साबित होती है। एक भी सबको भाल करके वापिस किसी से सारा कर जानता है हमारे विरुद्ध जरूर कार्रवाई करके हमको दंडित। सच्चाई के बाद आप करके लोगे, आपने कर लिया उनको संसदीय सभापति राष्ट्रीय शोध और संसदीय आयोग समिति का फैसला दिया। आप शोध में क्या करेंगे, देंगे और उसको पूर्ण बोला दिया। संसदीय आयोग समिति का फैसला किया। जो प्रश्न अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उठाया है पर्चियों के संबंध में, इस संबंध में पहले भी बहुत विचार हुआ है, इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद भी ये प्रश्न अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है, और चूंकि यह हाउस कल तक ही है इसलिए इस पर तुरंत कोई व्यवस्था हो सके संभव नहीं है। जहाँ तक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का सवाल है, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई इसलिए गई है कि सारा देश इस बात से चिंतित है कि विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा कैसे सुचारू रूप से चले। इस पर विचार करने के लिए कल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 25 को बुलाई है। उसमें जो कुछ निर्णय होंगे, जो कुछ होंगे उसको आप भी पालन करेंगे, हम भी पालन करेंगे।
लेकिन अभी तक जो पर्चों की व्यवस्था वो यथावत चालू रहेगी, उसको कल तक बंद नहीं करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। ये कहना है भाई, हम लोग जो यहाँ विषय उठाते हैं, जनता की समस्याओं को लाते हैं, वो हम पैसे लेकर के यहाँ विषय उठाने का काम करते हैं। ये विषय आया है, इसके बारे में आप निर्णय दीजिए, वरना ये सदन नहीं चाहता। हम दोषी हैं तो हमको चिंता की बात लॉबी करे, लॉबी आप लॉबी करते, आप लॉबी करते गलत काम के लिए आप लॉबी करते, तो भी गलत काम के लिए लॉबी होती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमने से कोई दोषी है तो आप दंड लीजिए, आसन को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का प्रतिपक्ष पर आरोप लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम जो है, बात के लिए पैसे भी बनाना गलत, बात के लिए लॉबी करना गलत है। मंत्री को बना आप लोग मर गया सरकार के खिलाफ आपके पास तो नाम जब आरोप लगाइए, कोई चिंता की बात नहीं। नोटिस देकर के हमने से किसी ने गलती की हो, आइए मैदान में, कोई चिंता। मंत्री जी ने बचाए रखा है, मंत्री मोदी ने आरोप लगाया है, आप लॉबिंग करते हैं। शिक्षा मंत्री जी के सामने रखे और जिन्होंने ऐसा काम किया निश्चित रूप से उनको सजा दे। अगर ऐसे तथ्य शिक्षा मंत्री जी के पास नहीं है तो निश्चित रूप से इस हाउस में खड़े होकर माफी मांगे, पैसे लेके उठा रहे, क्योंकि सरकार के तमाम मंत्री और विधायक तमाम प्रतिबंधी सरकार कर रही है। सुनिएगा तो आसन जाएंगे, इसकी सुनेंगे। मैं उपाध्यक्ष ये निवेदन करना चाहती हूँ, सच पूछिए तो ये आसन की जिम्मेदारी थी कि रूल 37 के अंदर है, कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित साधन का उपयोग करने के लिए इस मंच का, इस सदन का उपयोग नहीं कर सकता है। और क्योंकि वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था तो आसन को ही चाहिए था कि वो क्वेश्चन एडमिट ही नहीं करते, लेकिन एडमिट होने के बाद इस तरह का सदन में नजारा हुआ, जो कुछ सदन में हुआ उसमें शक्ति सुई तो सत्ता पक्ष की ओर उठती है, मंत्रिमंडल की ओर उठती है। और फिर रहा था, देखिए मुझे बात कहनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय लगातार इस तरह के आपके खाली सुन रहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है इसमें? लगातार पिछले 10 दिनों से षड्यंत्र पूर्वक सारे मंत्रियों के आरोप लगाए जाते हैं और मंत्री लोग अपना वर्जन करना चाहते हैं। आसन से तब तक लगेंगे और बोले मेरी बात तो सुनिए, आप इन्हें कंट्रोल तो करिए, आप कंट्रोल तो करेंगे, आप इनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो। बात हमारी पूरी सुनते नहीं हो और हमें बैठने का इशारा हो रहा है। आपकी बात तो
कोalition की बात मानी जाए। बोलो बोलो। मैं निवेदन कर रही थी कि रूल 37 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन इट शैल नॉट रिलेट टू एन इंडिविजुअल केस अनलेस इट रेजेस ए क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल और पॉलिसी। करना ही नहीं चाहिए था, पर यदि आपने किया तो उसके बाद सारी गलती तो नजर आ रही है बिल्कुल साफ आपके सरकार की, क्योंकि ऐसा और फिर रहा था। अरे बात तो सुनिए आप पूरी, ये क्या तमाशा है आपका? सुनिए ये सदस्य कोई सदन में कोई आपको इच्छा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को इच्छा है यहाँ पे आर्बिट्रेटर है, अगर सॉलिसिटर है, आपकी लोकल विषय नहीं है क्या? आप आर्बिट्रेटर आप सुना नहीं? सुनना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी लोकल विषय नहीं है क्या? आपको कोई आर्बिट्रेटर है तो आपका डिसीजन मेकिंग माना जाएगा। आप एक माननीय सदस्य है, बोलो ना, आप तो ऐसे होते बोलिए जैसे आपको कोई डिसीजन मेकिंग के लिए बना दिया गया है। मेरी बात तो पूरी आप कोई आर्बिट्रेटर है क्या? कोई सोल ऑथोरिटी है? कंक्लूसिवली वर्डिक्ट है आपका जो माना जाए। अपनी बात जो मंत्री आप हो गए दूध के तुम्हें तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मान्य सदस्यों ने कहा शिक्षा मंत्री जी को हम बहुत आपको ये सोच रहे थे कि दूसरों सदन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन नियम और प्रक्रिया के तहत चलता है। सदन नियम और प्रक्रिया के तहत चलता है। सदन चलाने की प्रक्रिया है, नियम है, व्यवस्था है, सदन चलेगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाँ, ये शिक्षा मंत्री जी ने सरकार पर जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल निराधार है, बुनियाद और असत्य है। माननीय शिक्षा मंत्री जी को या तो इसका प्रमाण देना चाहिए, हम सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन अगर प्रमाण माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं मैं, अभी ये जो मामला हुआ है, मैंने अपना वक्तव्य इस सदन में दिया है, उसके बाद मैं बाहर गया तो मेरे को साहब धमकियां दी जा रही है। धमकी दी जाए, सदन में धमकी दी जाए, माननीय सदस्य सरकार के खिलाफ मामला उठाए और सदस्य को धमकी दी जा रही है। माननीय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को उपाध्यक्ष महोदय ये कितने पक्ष के लोग धमकी दे रहे हैं, नहीं चलने दिया जाए, ये एक मामला इनके सामने। माननीय उपाध्यक्ष धमकी कितने दिए तो बता पड़े, नहीं धमकी महोदय तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस के धमकी दे रहे हैं, आप बताओ कितने दिए, आप बताओ ना कितने दिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप बताओ कितने दिए, ये सारे विरोध हम बताओ आदमी कैसे नाम भी बता दें कि क्या है, नाम बताने का नाम बताओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय बड़ा गंभीर मामला है। मैं तो माननीय उपाध्यक्ष एक प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक मिनट, प्रचंड बहुमत के आधार पर आप हमारी बात को दबाना चाहते हो, आप कोर्ट आके कहते हो, आप हमको माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लालच में से धमकी आ रही है, ये बड़े खेद का विषय है कि दलित वर्ग का व्यक्ति, दलित वर्ग का एमएलए, एक तो आप उसका काम नहीं करते हो, तो गलत तरीके से और उसके बाद में इनको धमकी दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, तो आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रोजी रोटी छीन ली इसकी और दलित है। मान्य उपाध्यक्ष महोदय, इक्कीस को धमकी दी जा रही है कांग्रेस सरकार ने, ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ये एक जाने के लिए मोहताज हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब एमएलए उपाध्यक्ष महोदय क्या करेंगे बताइए आप। बिजनेस बहुत लंबा। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मेरा एक निवेदन सुन लेगा, मेरा एक निवेदन सुन लेगा, निवेदन सुन लेगा, बात सुन लो सिर्फ। आप माननीय सदस्य इन्होंने उनको धमकी दी जा रही, उनकी बात क्या जब एमएलए के साथ यहाँ लोगों तो प्रदेश की जनता के साथ क्या होगा आप इसका लगाएंगे। एमएलए को धमकी दी जा रही है, इस तरह व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। भाई समाप्त हो गया आपका मान्य सदस्य माननीय सुनने बताइए आप किसी और सुरक्षित रहेगी नहीं हो सकता। एक मिनट लीजिए, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आपसे निवेदन किया था कि पर्ची जो सिस्टम है उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है, वो एक अलग विषय होगा। लेकिन उसी दौरान उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष के लोग हैं ये प्रश्न उठाते हैं तो ये प्रोसीजर है, पैसा देकर ये प्रश्न उठाते हैं, उसमें पैसा खा करके पूरा कर दीजिए, नहीं तो वो तो लिखित में होगा तो होगा। तो मेरा ये निवेदन है, उन्होंने कहा विपक्ष में चाहे वो दोस्त आने वाले हो, चाहे हमारे राजा हो, चाहे सुरेंद्र व्यास हो, चाहे जगत सिंह जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे नंदू जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब लोग, ये जितने पक्ष के विधायक हैं, पैसा लेकर के सवाल उठाते हैं और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ साहब, इससे कोई गंभीर बात इस विधानसभा के करीब कराने वाली नहीं हो सकती। और जब मांग की थी
कि जो मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का ये वक्तव्य दिया है वो समय यात्रा करें, समय यात्रा करें, और ये उनकी भी गरिमा के लिए ठीक रहेगा। यदि आवेश में जरा समझे बात निकल गई मुझसे तो सदन से बड़ा कोई नहीं होता है। इस बात में आगे आपको जो बोले उसका सुनाओ, सब पूरी कहानी है। अन्य सदस्य जो वो बोले उसको सुनाता हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू वेस्टेड इंटरेस्ट की एक व्यक्ति के उसने आपत्ति करिए, मुझे आपत्ति करिए, आपत्ति करिए, मुझे अगर साउथ के नहीं है इसमें जीरो ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अभी तो जीरो ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप यहाँ एक मिनट प्लीज, कॉलम सेक्टर में लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बैठेंगे मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, मुझे मदद मांगूंगा। हाँ तो मैं एक सेकेंड, मुझे जरूरत होगी तो मांग लूंगा। मुझे नहीं, मैं एक सेकेंड अर्ज कर दो। आप एक मिनट तो एक सेकेंड के लिए सुन ले। माध्यम से माननीय इनके स्वर्गीय पिताजी को ये जो धमकी की बात है ना, के सामने था। और जो कुछ माननीय सीपी जोशी ने कहा, जो प्रोसीडिंग है मैं समझता हूँ उसमें जो बात उसको आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको कोई एतराज होगा। बात सीपी जोशी बोले अन्यथा हमें ये को मौका दिया जाए, हम ये कह सकें इस बात में लोग पैसा लाकर लोगों की कह सकें। प्रैक्टिस के नाम पर हम असेंबली का दुरुपयोग करना चाहते हैं, बिजनेसमैन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और सरकार को डाक में रखना चाहते हैं। ये इनका वर्षन है। अन्य पाठक मदद का मतलब क्या हुआ? अन्य पाठक मदद का मतलब क्या हुआ? ये देख लो, अन्य पाठक मदद क्या कहना चाहते हो? सारे पैसे लौटाए जाते हैं, सारे पैसे लेकर जाए जाते हैं। यहाँ तो अन्य पैसे उड़ा में से निकाला है। बाकी ये बात जो कुछ आपने देख लो ना, हाँ उसको याद मैंने तो वो आपकी बातें हो सकता है इसके ऊपर कुछ शब्द रह गए हो या कुछ बात रह गई हो। उसका जो भाव था वो ये था कि आप लोग भी जो यहाँ विषय उठाते हो पैसे लेकर उठाते हो। तो कहा कि आप लोग तो यहाँ पे उठाते हैं, पैसे लेकर उठाते हैं। लगता है व्यक्तिगत किसी बात नहीं है। सोचा यार पूरी एक्सप्लेन कर दे क्या मतलब था हमें शिक्षा मंत्री के लोग भी अपनी बात कह सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि हम जो बात शिक्षा मंत्री जी के बोलने का समझे और जो हमने सुना वो हमारे मन में यह है कि आपने कहा कि आप लोग तो हम पर एलिगेशन लगाते हैं, आप लोग भी लोगों से पैसे लेकर के यहाँ विषय उठाते हो। लेकर हम प्रोसीडिंग में साफ लिखा हुआ है, ये नहीं कहा। प्रोसीडिंग आप पढ़िए ना। मैं इसीलिए इसको क्या है कि हम जो समझे हैं और जो हम आपकी बात को सुन करके जो एहसास किया, उस एहसास में ये आया कि हम सब लोग जो
उपाध्यक्ष महोदय, इनके समझने से मतलब नहीं, जो प्रोसीडिंग में अंकित है वो बात उनकी मानी जानी चाहिए। अगर ये नहीं जाएगा बोले तो बात समझ में आती है, आप 10 बोलते हो, सुप्रीम को बोलने दो, आपको मौका दे देंगे, आप और बोले तो किसी को। उपाध्यक्ष महोदय, जो हम लोग जो समझे और जो मैंने व्यक्तिगत रूप से समझा, आपने ये कहा कि भाई ये पर्ची वो तो बात अलग है, आप लोग हम पर भी आरोप लगाते हो। उसी रेफरेंस में आपका यह कहना था कि आप लोग भी जो विषय उठाते हो वो सारे विषय पैसे लेकर के उठाते मान लो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमारे सुनने में कोई कमी रह गई या कोई गलत रह गई तो उसे स्पष्ट कर लें, उसमें कोई ऐसा नहीं। जो हम समझे वो ये समझे हैं कि हम जो विषय यहाँ उठाते हैं वो किसी से कुछ लेन देन का सौदा तय करके और फिर हम यहाँ विषय को लेके आते हैं। अगर ये बात है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और इससे तो ये लगेगा कि प्रतिपक्ष अगर कोई भी विषय उठाता है, अगर उसके पीछे ये भावना जुड़ गई और जनता के सामने अगर ये गया कि हम यह विषय इसलिए उठाते हैं कि हम कोई तो किसी ने सौदा तय करके या कोई हमको आकर के फीड करता है या हमको पैसे देता है, उसकी पैरवी के लिए हम यहाँ खड़े होते हैं, तो ये हमारे लिए भी और इस संपूर्ण लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यशाली बात होगी। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी आप या तो आप पूरी प्रोसीडिंग निकाले। हमारे मन में ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। जो बात यहाँ हुई वो इस तरह की थी। अगर आपका कुछ इसमें है कि नहीं, आप तो आप स्वयं खड़े होकर के अपनी बात को स्पष्ट करें। अगर आपकी ये मंशा है, हम सब लोग यहाँ जो बोलते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर आते हैं, वो किसी से कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करके रहा करके उनकी बात को रखते हैं। अगर ऐसा भाव है तो ये बिल्कुल गलत है। इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम ये चाहेंगे कि इसको स्पष्ट कर दिया जाए कि ये विषय क्या है। आप क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी सबने जो प्रोसीडिंग पढ़ के सुनाई है उसमें कहा कि हमको मौका दें तो हम ये कह सके कि विपक्ष के लोग पैसा लेके यही आप दोबारा पढ़ दीजिए। आप बोलो तो इसका तो मतलब स्पष्ट है, कह सके मतलब ये कहना है उनको कि आप उनको अवसर प्रदान करें, आप मुझे अवसर प्रदान करें। और मैं कहता हूँ कि राजस्थान का कोई बात नहीं, क्या मैं नहीं कहता ऐसा, अगर इस तरह की कोई बात कहे भावना आपके बीच आप उसको स्पष्ट कर दीजिए। तो अगर आप हमारी भी सकते हैं। अभी मंत्री जी कह रहे थे, मैंने बात की उनसे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आरोप करता हूँ, उनका आप 150 करोड़ रुपये खा गए, मुझे अगर ये कहा तो गलत था, तब तक मेरा विपक्ष को भी नहीं कहना चाहिए कहा थे। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने उसको विलोपित कर दिया। तो पूरे विपक्ष को लेकर के अगर मंत्री जी ने कोई टिप्पणी की है और जैसा उनके वार्तालाप से किसी होता उनका याद नहीं था, तो मैं स्पष्ट करने उसमें दिक्कत क्या है। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई दुराग्रह तो है नहीं हमारा, लेकिन जो बात है वो बताए, उनका मंतव्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी जाऊँ तो उसमें अन्य उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो चीजें जिस तरह से बड़ी शादी में मानसिक ने कहा कि हमने ऐसा सुना, यही मेरा प्रश्न था 307 के अंतर्गत कि हम भावना में बैठकर आरोप लगाकर दूसरे की बातें सुने, तब हमें लगता है किसने क्या कह दिया। मेरी कतई भावना ये नहीं है। मैंने ये कहा कि आज मंत्री के रूप में हम ये कहते हैं तो कल लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो दूसरे के संबंध में मेरा प्रतिपक्ष के प्रति अनादर करने का नहीं है, न उनके ऊपर ये कहने का वो ऐसा करते हैं। आपने ऐसी भावना क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आप और हम सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें। मेरी ये भावना नहीं थी, जो अंकित हुआ वो सही अंकित हुआ। मैंने ये नहीं कहा, आपने गलत समझा, तो आप अपने आप को गलत कर रहे हैं। मेरी भावना भी नहीं थी, मैं कहना चाहता हूँ। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त देवी सिंह बाटकर आओ जाने दो, प्रोसीडिंग से निकल किसी को कुछ भी बात कह देना। मान्य उपाध्यक्ष महोदय, आप सीनियर मेंबर्स और मंत्रियों को जगह दे देते हैं, वो आप दूसरे छोटे बातें सुनेंगे तो कैसे चलेगा लोकतंत्र के अंदर। मान्य उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा आप अगर अध्यक्ष महोदय, आप तो मैं ऐसा कहलवाना
बात हो गया, ये इस तरीके से बात ठीक हो गए। चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आनेवाड़ा की ग्राम पंचायत कोबा उपवास पाकुतरा पुनासा एवं आदिवास को अगोड़ा तहसील में शामिल करने की उपस्थिति के संबंध में श्री रामगोपाल बैरवा सदस्य की ओर से जिला बारह की पंचायत योजना के शीघ्र शुरू करने के संबंध में श्री अमीन खान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शिव में 132 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करने के संबंध में श्री दुर्गा प्रसाद सदस्य की ओर से पर्यावरण विभाग पुलिस विभाग की कथित लापरवाही से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं को बढ़ोतरी करने के संबंध में मुझे मान्य सदस्यों को निवेदन करना है कि आज का बिजनेस बहुत लंबा है और उसमें हमने दो कॉल अटेंशन भी लगाए हैं, इसलिए सदन की सहमति और इसको बढ़ावा मान लेते हैं। माननीय वाले बात को कोई सुनता नहीं है, हम बोलना चाहते हैं विषय में नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अट्टू से आने वाले माननीय सदस्य और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अब माननीय भाटी साहब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, आप प्रोसीडिंग्स मंगा के देख लें, संसदीय भाषा का प्रयोग किया, उनको निकलवाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मोहम्मद भाई राजा सदस्य की ओर से जिला पटपुर में पेयजल का संकट पूछ रहे गए। पेयजल के संकट के संबंध में श्री संजीव बेनीवाल सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ के बादरा में महाविद्यालय खोलने के संबंध में श्री दिग्विजय सिंह सदस्य की ओर से जिला टोंक के थाना दूनी में दर्ज प्राथमिकी संख्या 295/2001 को आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में श्री समरजीत सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीलमाल में बिजली आपूर्ति की समस्या के संबंध में श्री शिवराम सिंह कुशवाहा सदस्य की ओर से धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चंबल नदी से सिंचाई करने के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय या तो आप पर्ची भी आज खत्म कर दो, शून्यकाल बिजनेस बढ़ाए तो, और या फिर 295 भी बढ़ाओ। नहीं साहब, या तो दोनों चीजें शून्यकाल खत्म कर दो, बढ़ाए तो आज पर्ची भी खत्म कर दो। ऐसा नहीं हमारे सारा विवरण लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री महोदय कुछ सीरियस होकर के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, कब टीचर्स आते हैं, कभी कोई आते हैं, आज मैनेजमेंट के हजारों लोग सड़क पर आए। कम से कम आप उनकी समस्याओं के बारे में निश्चित रूप से आप बैठ करके विचार करें। अगर आप चाहो तो सदन के कुछ लोगों को बैठ के विचार करो, क्योंकि इन शिक्षण संस्थाओं को हमें समाप्त नहीं करना है। हमें इनको जिंदा रखते हुए हम अपने काम को कैसे चला सके इस बारे में सोचा, क्योंकि आपने कई प्रकार के ऐसे कानून इन पर लादे हैं जिसके कारण से बोर्ड की मान्यता का 1,000 और 2,000 की जगह 10,000 और 20,000 किया। परीक्षा शुल्क को आपने इनको डबल बढ़ाया। इनके सब टीचर ट्रेन होने चाहिए, आप नहीं है। इनका प्रतिशत जो है वो आप 10% हर साल घटा करके 0% पे लाना चाहते हैं, तो कोई भी प्राइवेट संस्था चल नहीं सकेगी। अगर आपने इसको ठीक आधार पर इसको बनाने का प्रयास नहीं किया, तो देश की आजादी के पहले जिन लोगों ने सेवा की भावना से शिक्षण संस्थाओं को चला करके राजस्थान की इतनी सेवा की, उनको आप एक घाट अगर पानी पिलाओगे, इसमें वो संस्थाएं आप छाटो जो वास्तव में शोषण करती है। वो शोषण करने वाली संस्थाएं कभी आपसे अनुदान लेना चाहेगी नहीं। आप देना चाहोगे तो वो आपको लौटा देगी, क्योंकि वो आपके शिकंजे में नहीं फंसना चाहते। जो इस शिकंजे में फंस करके शिक्षा का इतना बड़ा काम इतने वर्षों से कर रहे हैं, उन दोनों को एक नापतोल से नहीं नापे और उनके साथ बैठ करके, क्योंकि अगर रोज इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आएंगे ना, तो ये हमारे लिए और आपके लिए सबके ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कोई कमेटी बनानी है तो कमेटी बनाइए, उनके मेंबरों को लीजिए, लेकर के आप बैठ करके इसका कोई सॉल्यूशन निकाल कर उसकी घोषणा करिए। नहीं तो रोज शिक्षक आज हजारों की तादाद में जितने भी शिक्षण संस्थाएं चलाने, जिनको 80 साल हो गए, वो संस्थाओं को लोग कल तो केवल महाविद्यालय सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और सीतामढ़ी शादी से मान्य
हमने अभी जो फैसला किया है उसके पहले भी एन.के. सेठी साहब, सामवेद ये जो अध्यक्ष हैं, सबसे बैठ के चर्चा की है। जो प्रश्न जो आपने उठाया है उस प्रश्न के संबंध में जैसे आपने कहा है और व्यापक चर्चा करने के बाद निर्णय करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपकी भावना है मिल बैठकर इस समस्या के संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये चीजें जिसके संबंध में एम्प्लॉय के सामने कहा जा रहा है, ये बातें सत्य से परे है। क्रांति न्यूज का कोई संबंध उन लोगों की सर्विस कंडीशन से नहीं है। ये मैनेजमेंट के लोग उन लोगों के जो एम्प्लॉय हैं उनको ये कह रहे हैं कि हमने सर्विस कंडीशन बदली है। हमने कोई सर्विस कंडीशन नहीं बदली है। किसी भी मैनेजमेंट के आदमी को, किसी भी नौकरी एम्प्लॉय को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। जो नियम बना है उसी से गाइड होंगे। ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। केवल मात्र जो अनुदान के जो संस्था है उनमें खाली एक ही इशू है कि 6 डिस्ट्रिक्ट में 1283 संस्थाओं को 120 करोड़ रुपए मिलता है। हम इसे 120 करोड़ रुपए को कम नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में ये जैसा आपने कहा कि इसमें अच्छी और बुरी संस्थाओं को छाट लें, हम इसमें से कुछ 120 करोड़ रुपए आए इसको फिक्स करके इसमें से हम चाहते हैं कि मुफ्त, बधिर, महिला शिक्षा में काम करने वाली संस्थाओं को हम इसमें दे सके। और जो संस्थाएं ऐसा दुरुपयोग कर रही है उन संस्थाओं को इनके बाहर निकाल सके। क्या तरीका हो सकता है उसमें मैं आपसे बैठकर और जो भी सदस्यों से चर्चा करके इस संबंध में हम एक ओपन माइंड से जो भी है चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट उन एम्प्लॉय को गुमराह करके सड़क चला रहा है। जिनकी सर्विस कंडीशन को हम अल्टर नहीं कर रहे हैं, ना नियमक बना रहे हैं, न कोई परिवर्तन कर रहे हैं। खाली एक भ्रम की स्थिति बनाकर वो मैनेजमेंट जो 3-3 साल से लोगों को फीस बना रहा है केवल मात्र इसके नाम पर उनको एक छूट दें, ये भी ठीक नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में आपके साथ बैठकर और जो भी मानसिक है उनके साथ बैठकर जो चीजें हो सकती है जिस पैसे का सदुपयोग हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में हो सके, ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको जुड़ सके, उसमें जो भी आश्वासन देकर बैठ के इसकी बात करें। उपाध्यक्ष महोदय, पाटिल साहब, उपाध्यक्ष महोदय, कैसे बिठाऊंगे कुछ हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरे खिलाफ जो भी टिप्पणी हुई है उसको एक्सपंज मत कराइए। जो भी मेरे खिलाफ टिप्पणी अभी हुई है उसको आप एक्सपंज मत कराइए। लेकिन मेरा भी आरोप है, स्वायत्त शासन मंत्री जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि धर्मीचंद जैन की जो भूमाफिया की आप बात करते हो और अखबारों में प्रश्न वो जवाब देते हो, धर्मीचंद जैन की जमीन किसने कबाड़ी और किसके पास है? और नेता महोदय ने कबाड़ी है और उनके कब्जे में है। मान्य सदस्य, क्या इश्यू? ये आरोप है, आरोप है, इन आरोप है। आप श्री राम नारायण चौधरी, श्री राम नारायण चौधरी, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, साहब आप 2 मिनट समय देने की कृपा करो। मैं फालतू बात नहीं कह रहा हूँ, आपको बोलने देंगे, बहुत व्यवस्था, बहुत समय आपको बोलने देंगे, चिंता मत करें। कहा मिलाएगा बिल में बोलना के अनुसार पूरा है 2001-2002 के 2 प्रतिवेदन स्थापित करता हूँ। गुलाब चंद जी कटारिया स्थापित हमारे पर्चे का क्या हुआ? पर्ची गई। श्री गोवर्धन कल्ला, मान्य उपाध्यक्ष महोदय, मान्य उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय